हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? तो यार, नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है आज ही। तो अभी तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, ओनली 33-34 डेज ही मिलेंगे। 1 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने अभी स्ट्रेटजी का एक वीडियो डाला था, बट अभी बहुत जन वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि कुछ और अगर जानने को मिल जाए अच्छे से तो फिर काफ़ी हेल्प हो जाए। तो इसीलिए ये 30 डेज का लास्ट, और कुछ डाउट्स है हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में भी है एज ए कैंडिडेट। तो आई होप कि आप लोगों के दिमाग में भी डाउट्स होंगे काफ़ी अभी इस एग्ज़ाम को लेकर। तो उसी को लेके कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी पहला डाउट तो ये है सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी है, कि जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। क्योंकि आप देखिए, जनरल का 50 सीट्स है और बाकी 102 में से 52 सीट्स बाकी जो है वो स्पेशलिस्ट के हैं। और उसमें से सीए के 4 वैकेंसी, फाइनेंस, अलग अलग स्ट्रीम के, एग्रीकल्चर के भी इस बार आए हैं जो एग्रीकल्चर आता नहीं है। तो अभी यह है कि आपको किससे अप्लाई करना चाहिए, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। तो अभी अगर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसिडरेशन में लेना है। पहला तो ये है कि कंपटीशन हर जगह सेम ही होगा, ऐसा कोई ये नहीं है। जैसे 1:25 इन लोगों को मेंस में सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे ही, और सिमिलरली वहाँ पे इंटरव्यू में तो 1:3 सिलेक्ट करेंगे ही। तो हर जगह कंपटीशन सेम ही है, मोर और लेस। अभी देखिए आप, स्पेशलिस्ट में कभी कभी कट ऑफ ज़्यादा जाती है मेंस की स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करके आएंगे प्री में, फेज़ 1 का उनको उतना आइडिया नहीं होता, फेज़ 1 का उनका कट ऑफ कम जाता है। तो स्पेशलिस्ट में फेज़ 1 क्लियर करना आसान है। बट अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि जितने भी आ रहे हैं मेंस में क्वालिफाई करके, सबको अपने सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है, दैट्स वाई वो आ रहे हैं और वो अच्छे क्वालिटी आंसर्स लिखेंगे अपने स्ट्रीम से। सो ये मैं बोलूँगा कि अगर आप कंफर्टेबल है अपने स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को लेकर, आपने अच्छे से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपको कॉन्फिडेंस है, अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो आपको अच्छा पता है एग्रोनॉमी के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, सॉइल साइंस के बारे में, और एंटोमोलॉजी के बारे में, जितने भी आपके एग्रीकल्चर के मेन डिसिप्लिन है उसके बारे में आपको अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है, अच्छे से ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि एक सीट है तो मे भी आपको बस 3 जन से अच्छा स्कोर करना है फाइनली इंटरव्यू में, तभी आप आ सकते हैं। तो मेंस अगर आप अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं, कॉलेज में अच्छे लिखते थे, तो फिर आप स्पेशलिस्ट से श्योर शॉट जा सकते हैं। उसमें क्या है आपका कि फेज़ 1 के बाद आपको वो सब सब्जेक्ट, ईएसआई, वो सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको खाली इंग्लिश और अपना स्पेशली सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। और बात करूँ अगर आप जनरलिस्ट के बारे में सोचें, तो जनरलिस्ट का एक एज ये है कि आप फेज़ 1 में जो पढ़ लेते हैं वही आपको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो आपका फेज़ 2 लगभग हो जाता है, खाली आंसर राइटिंग एक डिफर करता है वहाँ पे। तो ये आपका कॉल है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट में आपको कौन सा चुनना है। अब अगर आप अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है क्लियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको अपने स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहिए, और अदरवाइज आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट डाउट था जो अभी सबके दिमाग में चल रहा है जिनके पास स्पेशलिस्ट वाली डिग्री है स्पेशली। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बोला, इसको आप कंसिडर करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि किससे अप्लाई आपको करना है। अभी बात करेगा सेकंड की, डाउट जो अभी सबके दिमाग में आ रहा है, स्पेशली कैंडिडेट्स जो सेबी का एग्ज़ाम आज हो गया, प्लस आरबीआई और नाबार्ड, तीनों को एक साथ कैसे लेके चलना है। तो ये बात है कि आरबीआई का 9 सितंबर को शायद फेज़ 1 इसका भी शेड्यूल्ड है, और नाबार्ड 1 सितंबर को है। तो अभी ये तीनों को लेके तो चलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि तीनों का सिलेबस में भी वैरायटीज़ है काफ़ी ज़्यादा। नाबार्ड में ARDSI है, आरबीआई में थोड़ा सा सिलेबस अलग है, सेबी का भी सिलेबस अलग है। तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि आपको, अगर आप मतलब एक्सपीरियंस्ड है, आरबीआई का 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, नाबार्ड में भी दे चुके हैं, तो फिर आप साथ लेके चल सकते हैं। और अगर आप टोटली फ्रेशर हो, आपने आरबीआई का फॉर्म भर दिया है और आरबीआई को लेकर आप डेडिकेटेड हो, आरबीआई में ही जाना चाहते हो, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप आरबीआई पे ही फोकस करें। क्योंकि नाबार्ड आरबीआई दोनों को अगर आप साथ में लेके चलेंगे, फिर एट दैट मोमेंट एक समय आएगा आपका दोनों में से कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो फिर बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए कोई एक को प्रायोरिटाइज करिए और उसी को लेके चलिए। और अगर आप एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से है जैसे मैं हूँ, तो मैं आरबीआई फिल ही नहीं करता हूँ, मेरे को आरबीआई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे उसमें जाना ही नहीं है। तो मैं नाबार्ड पे ही फोकस करता हूँ, तो मैं नाबार्ड को ही दूंगा, ना ही मैं सेबी का फॉर्म भरा हूँ। बट बहुत जन होंगे जिनको हर जगह जाना है, अल्टीमेटली जॉब लेना है हम सभी को, चाहे सेबी में हो, आरबीआई में हो, नाबार्ड में हो।
बट बात यह है कि सबका सिलेबस अलग है और एग्ज़ाम डेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली 1 वीक का डिफरेंस है। तो इसीलिए है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आरबीआई या नाबार्ड एक तो चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों नाव में पैर रखने से अगर आप चलना चाहेंगे तो फिर अल्टीमेटली आप डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेंगे, बीच में ही रह जाएंगे। सो इसमें मैं कहूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप दोनों ही दीजिए, बट अगर आप फ्रेशर है या फर्स्ट या सेकेंड ही अटेम्प्ट है तो फिर प्रायोरिटाइज करिए, कोई एक एग्ज़ाम निकल जाए दोनों तीनों में से तो भी अच्छा ही है। तो ये सेकंड डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया होगा, होप करता हूँ। अब थर्ड डाउट जिसके लेके मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको कैसे मैनेज करना है टाइम। तो इसमें मैंने 2 सिनारियो लिया है अभी, एक फुल टाइम और एक वर्किंग प्रोफेशनल। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे हम। तो पहले मैंने फुल टाइम का सिनारियो लिया है। तो अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट है तो मैं आशा करता हूँ कि आप बैंकिंग सेक्टर के ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तभी आप बैंकिंग और नाबार्ड के फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अभी आपका आरआरबी पीओ है, तो मैं अभी बोलूँगा कि अभी जब तक आरआरबी पीओ नहीं होता तब तक आप नाबार्ड को थोड़ा हल्का हल्का रखिए, अभी आरआरबी पीओ पे ज़्यादा फोकस करिए। जैसे ही आरआरबी पीओ हो जाए उसके बाद आपको फुल टाइम अपना नाबार्ड में देना है। आपको आरआरबी पीओ मेंस के लिए भी नहीं करना है, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस के लिए समय मिलेगा, 29 सितंबर को है आरआरबी पीओ का मेंस, और क्लर्क उसके बाद भी है। तो फिर अभी आरआरबी पीओ क्लर्क आपका हो जाए, पीओ अगर हो जाए तो फिर आप नाबार्ड का पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आप पीओ अच्छे से दे दिए तो क्लर्क भी अगर आप भरे हैं तो क्लर्क भी आपका हो ही जाएगा। उसमें दिन के 1 मॉक लगाइए खाली, बस और कुछ नहीं करना है आपको, और पूरा टाइम नाबार्ड पे दीजिए आरआरबी पीओ के बाद। उसके बाद मैं सेकंड सजेशन ये दूंगा जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आप नॉन मेरिट सेक्शन को भी डेप्थ में अच्छे से करिए आपके पास जब टाइम है। और उसके बाद यह है कि अगर आपने कोई कोर्स परचेस कर लिया है किसी प्लेटफॉर्म का तो उस पर रिलाई मत रहिए, क्योंकि मैं पर्सनली कोर्स परचेस किया हूँ फिर भी मैं रिलाई नहीं करता हूँ, मेरे को फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कुछ छूट ना जाए, इसलिए मैं पीआईबी भी खुद से कर लेता हूँ, उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह भी खुद से करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कुछ मिस छूट ना जाए। इसीलिए बहुत सारे न्यूज़ हो सकते हैं प्लेटफॉर्म जहाँ से आप कोर्स लिए वो नहीं कवर कर रहे हो पीआईबी का, या कोई अच्छा रिपोर्ट या कोई न्यूज़, तो आप खुद से करें वो, ठीक है। और सीए जो है करंट अफेयर्स जीए, उसको आप बहुत डीपली प्रिपेयर करिए और एटलीस्ट 2 से 3 सोर्सेज से प्रिपेयर करिए सीए को जितना हो सके, और रिवाइज करिए। तो ये था फुल टाइम के लिए। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास एक चीज़ नहीं है, वो है टाइम। तो आपको अपना टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, स्पेशली 1 मंथ या ये 32-33 डेज का स्ट्रगल है आपको करना है। और आपके लिए सबसे बेनिफिशियल कि आपके पास टाइम नहीं है बट आपके पास क्लैरिटी है, आपको कोई दूसरे एग्जाम पे नहीं फोकस करना है, आपको खाली नाबार्ड पे फोकस करना है, तो आप अपना पूरा टाइम नाबार्ड पे दे सकते हो, ये आपका एक मेरिट है। और अगर सेकंड में बात करूँ तो अगर आप बैंक में ही जॉब करते हो, बैंकिंग सेक्टर में ही हो, तो फिर मतलब आपको अगर मैनेजर से थोड़ा अच्छा रिलेशन है तो आप मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर अभी ऐसा मेरा एग्ज़ाम है, तो अभी अगर 1 मंथ आप थोड़ा छुट्टी लेके जल्दी आ पाओ घर में, 6:30 तक भी अगर घर पे आ पाओ, तो फिर आपको रात का अगर 4-5 घंटा भी आप स्ट्रेच दे सकते हो, 4 आवर्स भी अगर आप एट स्ट्रेच दे दिए तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। तो ये आप कर सकते हो अपने वर्क प्लेस में, अगर मैनेज कर पाओ तो वहाँ से आप 3-4 घंटा निकाल सकते हो, ठीक है। और सबसे मेन थर्ड पॉइंट जो है वो अर्ली मॉर्निंग्स इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो सुबह उठना है, सुबह उठना पड़ेगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं है फिर भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, अगर आप सीरियस है नाबार्ड को लेके तो अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको बहुत सारा टाइम मिल सकता है। अगर आप 8:30 9 या 9:30 ऑफिस में निकलते हो तो उसके पहले आप आराम से 3-4 आवर्स दे सकते हो। तो वहाँ रात को 3-4 आवर्स, यहाँ 3-4 आवर्स, 6-7 आवर्स भी अगर आप देते हो तो फिर मोर देन एनफ है। क्योंकि आपको नॉन मेरिट सेक्शन उतना अच्छे से नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में हो। मैं बैंकिंग सेक्टर को लेके ही बोल रहा हूँ, अगर दूसरे सेक्टर में हो तो फिर अलग केस है, बट बैंकिंग सेक्टर में ही जनरली बच्चे होते हैं जो नाबार्ड में आना चाहते हैं या नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं थोड़ा अच्छा प्रोफाइल में। तो अगर आप ये है तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ के 6 से 7 घंटा भी कर लेते हो तो भी मोर देन इनफ है आपके लिए। और आपके लिए कि आपको कोर्स पे रिलाई करना है और कोर्स का एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप खुद से पीआईबी जो विजिट नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम का क्रंच है। आप टाइम आपके पास कम है, तो आप टाइम को अच्छे से मैनेज करके आप कोर्स परचेस कर रहे हो उसी से पढ़ो, ठीक है। और 6 से 7 घंटा निकालने का ट्राई करो एटलीस्ट, तो फिर
कोई बात बनेगा नहीं, तो उसके नीचे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको कवर करना है नाबार्ड में। जैसे मैं अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, स्ट्रैटेजी और सोर्सेज और क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत कुछ पढ़ना है, इसीलिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थर्ड आपका डाउट था, जो फुल टाइम एस्पिरेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स स्पेशली काफ़ी मेरे को कमेंट आ रहे थे उनके लिए। तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी वो अगर फॉलो करना चाहे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि मेरिट सेक्शंस को लेके ही हम बात करेंगे। मेरिट सेक्शंस के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी करना है, क्योंकि नॉन मेरिट का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, और जनरली अगर आप बैंकिंग सेक्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका वो स्ट्रांग हो गई। तो अगर हम मेरिट की बात करें तो जीए में 2022 का कट ऑफ और 23 का कट ऑफ आप कंपेयर कर सकते हो। तो आप देखो कि जीए में मोर और लेस, अगर आप देखो नीचे वाला यूआर और ईडब्ल्यूएस का, ऊपर वाला रिजर्वेशन कैटेगरी का है। तो नीचे की अगर बात करो तो जीए में आप देखो 3.25 मैक्स है, तो आप 4, अगर 4 आपका कट ऑफ मैक्स जा सकता है, तो आप 4 मान के चलो, 4 ये आपका कट ऑफ यहाँ तक रेंज कर रहा है। ईएसआई की बात करो तो वो भी आपका 4 to 4.5 ये मान सकते हो। एआरडी थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, 2022 में ज़्यादा गया था, 23 में थोड़ा सा लेवल अप हुआ तो कट ऑफ गिर गया। तो आप वही मान के चलो कि इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। और अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करो तो आपको 50 to 55 मार्क्स का एम करना है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो 50 to 55 मार्क्स का एम करना है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं मेरिट सेक्शन को एक एक करके, जिससे आपको इजी हो जाए कि क्या अभी पढ़ना है 30 डेज में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में ही मैंने सबको लिखा है। तो फर्स्ट ये है कि बजट जो इस बार का निकला वो तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बजट से आपको नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। बजट बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वंस आप बजट अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स मैं आगे चल के स्लाइड में बताऊंगा कि कौन कौन से मिनिस्ट्री के आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उस गवर्नमेंट स्कीम्स को भी इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि आप अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, मैं ये एनालिसिस करके ही मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, ताकि आपका टाइम सेव हो, आपको पता चल जाए कि क्या क्या पढ़ना है। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने लिखा है उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में देख लो, स्वच्छ भारत मिशन से आया है, बहुत सारा मिशन से, मतलब जो जो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट वो मैं आगे बताऊंगा वहाँ से आता है। और उसके बाद आपको पीआईबी कवर करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद पीआईबी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ही बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट निकलते हैं। फिर ये 3 हो जाए तो आपको रिपोर्ट्स करने हैं, और रिपोर्ट्स में आपको आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जितने भी टाइप के रिपोर्ट आता है आईएमएफ के या इसके, जितने भी टाइप के रिपोर्ट्स वो आपको करने। उसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे से ही पिछले बार 2 क्वेश्चन आए थे, शायद मॉर्निंग वाले शिफ्ट में आया था। तो इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये 5 चीज़ अगर हो जाए, ये टॉप 5 प्रायोरिटी आपको करना है। ये अगर हो जाए उसके बाद ही आपको ये सही स्टैटिक छूना है। वो पॉवर्टी का टॉपिक हो गया, ये सब हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब आपको तब छूना है। अदरवाइज आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप खुद, अगर आपके पास खुद प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, आप खुद भी देख सकते हो कि स्टैटिक का वेटेज ना के बराबर रहता है। 1 2 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हार्डली, वो 4 क्वेश्चन आप छोड़ भी दो तो भी आपके पास 36 क्वेश्चन बचते हैं ये सही के। और आपको उतना ज़्यादा मार्क्स लाना नहीं है, 20-25 ही आपको टारगेट करना है ये सही में। तो आप स्टैटिक टोटली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉप 5 भी अगर आप कर लेते हो, आपका 75 to 80%, इवन कि 85% ऑफ द क्वेश्चन वो 5 जो मैंने ऊपर सबसे लिखे हैं उसी में से ही आएगा। तो ये अभी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। जितने दिन है आप इसी को अगर अच्छे से करिए, बार बार रिवाइज करिए, एक बार नहीं बार बार पढ़ते रहिए, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है ये सही में। तो ये बात की मैंने ईएसआई की। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में रिवर्स स्टडी करना है हमें अभी, क्योंकि सितंबर को एग्जाम शेड्यूल है, तो अगस्त से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है सबसे ज़्यादा। उसके बाद जुलाई से, उसके बाद जून से, उसके बाद अगर टाइम बच गया तो मई हमें पढ़ना है। तो 3 महीने का तो हमें बहुत अच्छे से करना है, 2 सोर्स मिनिमम फॉलो करना ही है। 3 महीने का बहुत अच्छे से करना है, दैट इज अगस्त जुलाई जून। और अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अप्रैल में से ही करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो फिर मई का भी आपके पास बैकअप होगा, आप मई भी कर सकते हो। लेकिन मई सबसे लास्ट में करना है। और मई से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से आपको 1 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मई महीने से भी। तो पहले तो 3 मंथ्स करना है, लास्ट में मई को देखना है, ठीक है। और जब आपका पढ़ाई हो जाए, आप कोई 1 मंथ का पढ़ ले, तो उससे रिलेटेड आप सीए के एमसीक्यू सॉल्व करें वेरियस सोर्सेज से। अड्डा है, प्रैक्टिस मॉक है, वो फ्री के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देते हैं, वहाँ से आप सॉल्व करें। आंसर्स कुछ आपको आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ नहीं आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर होता। तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा करंट अफेयर्स के लिए। और बात करें अगर लास्ट सेक्शन मेरिट की, जो है एआरडी,
जिसमें नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसके लिए मैं जो चैप्टर्स आपको यहाँ बता रहा हूँ आप बस वही करके जाओगे ना, तो आपका 70 to 75% ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं को देखने को मिलेंगे, और मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ जो बहुत इजी टाइप के होते हैं। तो अभी अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे जैसे जैसा वो करना है वैसे ही लिखा है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, ये 8 चैप्टर से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं पास्ट 3 ईयर्स में। ये मैंने एनालिसिस किया सब 3 साल के क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद ही मैंने लिखा है, कोई ऐसे नहीं लिखा है, ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो आप बस, अगर आपके पास टाइम का बहुत क्रंच है, आपने शुरू ही नहीं किया, तो आप बस यही 8 चैप्टर अभी अच्छे से करिए। एग्रोनॉमी को 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, इसको 4 बार पढ़ लीजिए, रादर देन की सब कंप्लीट करने के चक्कर में सबको थोड़ा थोड़ा किया, वहां पे कुछ याद नहीं रहा। इससे अच्छा है कि आप 8 ही चैप्टर करें, इसको बार बार करें। उसके बाद अगर आप ये कर लेते हो तो आपका वही लगभग 80% ऑफ द पेपर यही चैप्टर में से आएगा। बाकी एग्रीकल्चर में ये है कि उल्टा है, यहाँ आपको स्टैटिक को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, करंट नहीं। स्टैटिक एग्रीकल्चर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड आपको वही सबसे पहले करना है, स्टैटिक एग्रीकल्चर का वो चैप्टर्स जो मैंने बताया वो करना है। उसके बाद करंट एग्रीकल्चर की बात करें तो एमएसपी, एआरडी रिपोर्ट्स और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फॉर्म पीआईबी, वहाँ से आपको कवर करना है, ठीक है। एमएसपी से क्वेश्चन आते हैं, पिछले बार शायद एक कोई डाल का आया था और 2022 में वीट का आया था एमएसपी। तो एमएसपी से एक क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं, तो एमएसपी आपको सारे क्रॉप्स के रटने पड़ेंगे। अब कौन सा आ जाए आपकी किस्मत में, तो आपको पता नहीं, तो आपको सब याद करना पड़ेगा। एमएसपी इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के अगर आप चाहे तो एग्रीकल्चर सेंसस ये सब भी कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक सेंसस अगर आप चाहे तो ये कर सकते हैं, एससीसीसी भी कर सकते हो, बट उस सबसे क्वेश्चन आते नहीं है। बट अब आपके पास आपने इतना कवर कर लिया, टाइम है तो ही करना, वैसे करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एक अभी नाबार्ड के वेबसाइट में उनका एक सेक्शन आया है, नाबार्ड इन न्यूज़ करके, अभी अगर नाबार्ड वेबसाइट खोल कर देखोगे तो वो आप कर लेना अच्छे से, क्योंकि 4 मंथ्स का उसमें आप अच्छे से कर लोगे। अगर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक अगर आप कर लोगे, नाबार्ड ने क्या क्या कर रहे हैं, नाबार्ड कितना पैसा कहाँ डाल रहा है, क्या स्कीम्स लॉन्च कर रहा है, क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो वो लोग वहाँ पे डिटेल्स में देते हैं अपने वेबसाइट में, नाबार्ड इन न्यूज़ में आता है, तो यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो। तो अभी अगर बात करें लास्ट जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कवर करना ही है, और ये मिनिस्ट्रीज अगर आप कर लेते हैं आपका मैक्सिमम 80 to 85% कवर हो गया गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में। तो उसमें पहला है हेल्थ फैमिली वेलफेयर, उसके अंदर जितने भी स्कीम्स है, पीआईबी में आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कुछ भी न्यूज़ मिले उसको आप लिखो। रूरल डेवलपमेंट, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, एडुकेशन, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जल शक्ति, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, फिनेंस, एमएसएमई, पंचायती राज, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर्स, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब तो करना ही करना है। इसके बाद ये सब का स्कीम्स और न्यूज़ आप करके हो जाए तो फिर आप मिसलेनियस भी कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट है, ट्राइबल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये सब को भी आप कर सकते हो। तो हाँ गाइज, ये था मेरा वीडियो, एक आपको शॉर्ट स्ट्रैटेजी देने के लिए कि आप लास्ट 30 to 33 डेज में कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और कुछ आपके डाउट्स थे जो आप कमेंट में पूछ रहे थे मेरे से, तो आई होप कि मैंने आपका डाउट्स क्लियर किया हो यहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।